हेलो स्टूडेंट्स, डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आज आप सभी के बीच में कक्षा 10 का मॉडल पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं और आपको कहीं से कुछ भी किसी भी क्वेश्चन से अगर आपको डाउट होता है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कोशिश यही करूँगा कि मैं आपके सारे डाउट को सॉल्व करता चलूँ और आपके क्वेश्चन को जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहूँ कि आप वीडियो को फुल देखें और अपने परीक्षा में टॉप करें। फुल गारंटी के साथ यही कह सकते हैं सभी विद्यार्थी अपने क्वेश्चन को और अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए हर क्वेश्चन हर सब्जेक्ट डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल पर पढ़िए और जहाँ तक हो सके सभी विद्यार्थियों के प्रति शेयर करिए ताकि सभी विद्यार्थी पढ़ सके और अपने परीक्षा तिथि में अच्छा अंक हासिल कर सकें। ठीक है, तो अब ज़्यादा समय न लेते हुए आपके बीच एक मोटिवेशन देंगे। मोटिवेशन के जस्ट बाद आपका टॉपिक हिंदी कक्षा 10 स्टार्ट शुरू हो जाएगी और आप उसे तन मन धन लगाकर याद करिए, अच्छे से दिमाग में बैठाइए, जीवन भर के लिए उसे याद रखिए और अपने परीक्षा में अच्छा अंक हासिल करिए। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो विद्यार्थियों का कुछ मोटिवेशन यही है कि जहाँ पेड़ और पानी साथ हो, जहाँ पेड़ और पानी साथ हो वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है कि जहाँ मन की तरलता और परिवार के संस्कार हो वहाँ ज़िंदगी में भी हरियाली आती है। तो इसी मोटिवेशन कड़ी के साथ अब आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से तन मन धन लगाकर वीडियो को देखिए और अपने परीक्षा में अच्छा अंक हासिल करिए। तो आपके बीच वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2022 चल रही है। कक्षा 10 और हिंदी विषय है। मॉडल पेपर सॉल्व अप करने चल रहे हैं। आगे आपको बताते हैं। समय की बात करें तो समय 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर रहेगा। 15 मिनट पढ़ने के लिए रहेगा, 3 घंटे आपका पेपर करने के लिए रहेगा। निर्देश में आप जानिए कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। पूर्णांक की बात करें तो 70 नंबर आपका पूर्णांक रहता है बोर्ड परीक्षा का, 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल रहता है। तो ठीक है, और अब आपके बीच ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब आपका टॉपिक, अब आपका क्वेश्चन पेपर अब स्टार्ट करने चल रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा और याद करके जाइएगा, नहीं परीक्षा में पछताने का मौका मिलेगा। तो विद्यार्थियों आपके बीच अभी सब हम बता चुके हैं घंटे के विषय में और निर्देश में सब बताया है। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए है और डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल पर आप पढ़ रहे हैं। सभी जगह शेयर कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है ताकि सभी विद्यार्थी पढ़ सकें। बार बार यही कहते हैं। तो आपके बीच पहले का क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है उसे पहचान कर लिखिए। जैसा कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, सभी को पढ़ लीजिएगा। ऐसा कि एक नंबरिंग क्वेश्चन है, आपको एक करना है। तो कह रहा है निम्नलिखित में कोई एक कथन सत्य है उसे पहचान कर लिखिए। तो पहला है आपके बीच, विद्या निवास मिश्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। नहीं, ये गलत है। दूसरा है स्कंदगुप्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नाट्य कृति है। ये भी गलत है। और तीसरा है जैनेन्द्र मूलतः डायरी लेखक हैं। नहीं, ये भी गलत है। और चौथा है यही कि मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन की कृति है। ये करेक्ट है, आंसर है। यानी चौथा आप लिख देंगे कि पहले का क का चौथा आंसर सही है, यानी मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन की कृति है। खट से आपको 1 नंबर एग्जामिनर दे देगा। ठीक है, केवल क्वेश्चन जितना पूछा है विद्यार्थियों, मैंने केवल उतना ही आंसर का जवाब आपको दिया है और आपका ज़्यादा समय लॉस नहीं करना चाहेंगे और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बस इतना ही आप पढ़ लेंगे, काफ़ी आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लॉस करना चाहेंगे। आपके बीच पहले का ख नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। जैसा कि 1 नंबर क्वेश्चन है, मैं आपको चारों बताऊंगा, रश्मि मानसा, तितली, अर्धनारीश्वर और गांधी जी की देन। और ग नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है, जो कि ये भी 1 नंबर क्वेश्चन है। और घ नंबर क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत एक उपन्यास का नाम लिखिए। अभी आपको एक नहीं 2 3 उपन्यास सब बताएंगे। और अंगा नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। जैसा कि ये भी 1 नंबर क्वेश्चन है। अब सभी क्वेश्चनों का मैं आंसर आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। आपके बीच पहले क्वेश्चन का ख नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। पहला है रश्मि मानसा, दूसरा है तितली, तीसरा है अर्धनारीश्वर और चौथा है गांधी जी की देन। तो आपको अब बताएंगे चारों का।
आपके बीच पहला है रश्मि मानसा। तो रश्मि मानसा के लेखक हैं, तो वो हैं रश्मि मानसा के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी है, याद कर लीजिएगा। और दूसरा है तितली। तितली अगर आपको पता हो तो 5 सेकंड का टाइम देते हैं, कमेंट में आप बताइए तितली के लेखक कौन है। 1 2 3 4 5। तो तितली के जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। और तीसरा है अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर को जो लेखक हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और चौथे नंबर है गांधी जी की देन। ये भी अगर पता हो तो 10 सेकंड का टाइम इसमें देते हैं, कमेंट में बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टाइम लास्ट। तो जो गांधी जी की देन है वो लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसी कड़ी के साथ हम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके भी तीसरे का गैर नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है। तो आप उत्तर में बताइए कि प्रेमचंद अपने घर में आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, याद कर लीजिएगा बढ़िया से। आपके बीच पहले क्वेश्चन का घ नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत एक उपन्यास का नाम लिखिए। जैसा कि आपको 2 3 4 उपन्यास बताएंगे। पहला है जो कि बार बार पूछा गया है, बाण भट्ट की आत्मकथा। ध्यान रखिएगा, बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। उसके अलावा आप बता सकते हैं कि पुनर्नवा यानी पुनर्नवा भी एक उपन्यास है, यह भी बार बार पूछा जाता है। कोई आप बता सकते हैं। और चारुचंद्र लेख भी आप बता सकते हैं। अनामदास का पोथा भी आप बता सकते हैं। इतना आप हमने आपको 4 बताया। कोई एक आप अपने क्वेश्चन पेपर में लिख सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत एक उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा। कोई एक आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। आपके क्वेश्चन में पहला का 6 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। तो आप बताइए। लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जी हैं। और ये इनकी रचना की बात करो तो ये आवारा मसीहा जीवनी विधि से हैं। कौन? आवारा मसीहा, राइट। तो विष्णु प्रभाकर जी हमारे लेखक हैं और जो है कि रचना आवारा मसीहा है, ये जीवनी विधा से है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके बीच प्रश्न 2 का नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिवादी युग की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। जैसा कि एक नंबर का है यानी 2 नंबर क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ख है, प्रगतिवादी युग के किन्हीं 2 कवियों के नाम और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। जैसा कि ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। और ग नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के रचयिता का नाम लिखिए। तो हम आपके सभी रचना के रचयिता का नाम लिखेंगे, अभी बताएंगे, सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। आप ध्यान से देखिए। अब आपके बीच 2 का क नंबर क्वेश्चन यही था विद्यार्थियों कि प्रगतिवादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियों विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताओं को लिखिए। जैसा कि 2012, 2013, 15, 16, 17, 18, 19 में लगातार पूछा गया है। अथवा में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रगतिवादी साहित्य की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का नाम लिखिए। 2018 2020 में पूछा गया है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों। आप उत्तर में हेडिंग डालकर बताइए कि प्रगतिवाद काव्य की वह धारा है जिसमें पूंजीवाद व्यवस्था का विरोध करते हुए साम्यवाद का काव्यात्मक रूपांतरण हुआ है। और प्रगतिवादी युग के काव्य की प्रमुख विशेषताओं इस प्रकार हैं। पहला है साम्यवादी विचारधारा यानी विशेष रूप से कार्ल मार्क्स से प्रभावित। दूसरा है मानव मात्र के कल्याण के लिए मानवतावादी यानी दृष्टिकोण से। इतना आप बता देंगे, खर्च से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर फंसेगा, याद रख लीजिएगा। आपके बीच प्रश्न 2 का यही था क्वेश्चन विद्यार्थियों कि प्रगतिवादी कविता का जन्म क्यों हुआ। किन्हीं 4 प्रगतिवादी कवियों और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2011 में पूछा गया है।
यह क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि प्रगतिवादी युग के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए, जैसा कि 2012, 2013 और 2016 में पूछा गया है। अथवा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रगतिवादी युग के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखकर उनकी एक एक साहित्यिक रचना का उल्लेख कीजिए, जैसा कि 2012, 2013 और 2015 में पूछा गया है। वेरी मोस्टेड क्वेश्चन है विद्यार्थियों, बार बार कह रहा हूँ, पूरा पढ़ लीजिएगा। और या अथवा क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि निराला अथवा रामधारी सिंह दिनकर की किन्हीं एक रचना का नाम लिखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे कह सकता है। और या लास्ट में क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि प्रगतिवाद से संबंधित किसी एक प्रसिद्ध कवि और उसकी एक एक रचना का नाम लिखिए। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रश्न 2 का क नंबर क्वेश्चन ये है, यानी अथवा अथवा करके क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ सकता है। तो अब सभी क्वेश्चनों का आंसर एक शार्ट कट में बताते हैं, याद कर लीजिए और 100% के साथ कह सकते क्वेश्चन फंसेगा जरूर। प्रगतिवादी युग के 2 कवि हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। जो सुमित्रानंदन पंत की रचना देखिए, पल्लव, गुंजन, युगान, एक ही पूछा था, मैंने 3 बताया है। और रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, रेणुका, हुंकार, उर्वशी। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके बीच 2 का ग नंबर क्वेश्चन यही था विद्यार्थियों की निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के रचयिता का नाम लिखिए। जैसा कि 1 नंबर क्वेश्चन है, मैं आपको 5 रचनाओं के रचयिता का नाम बताऊंगा। तो पहले में है लोकायतन। तो लोकायतन जो है, इसके रचयिता का नाम है सुमित्रानंदन पंत। ठीक है। दूसरे नंबर का नाम है युगपथ। तो युगपथ के रचयिता का नाम है सुमित्रानंदन पंत। जी है। और तीसरे नंबर पे है रश्मि। तो रश्मि के रचयिता का नाम है महादेवी वर्मा। और चौथे नंबर पर है हिम तरंगिणी। तो हिम तरंगिणी जो है, इसके रचयिता का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। और 5वें नंबर पे है अग्निरेखा। तो अग्निरेखा जो है वो है महादेवी वर्मा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट है, फंसेगा जरूर इन 5 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी क्वेश्चन मोस्ट है। आपके बीच प्रश्न 3 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ठीक है, हम आपका ये प्रश्नों के उत्तर अब देंगे, यानी 2-2 नंबर के, यानी 3 क्वेश्चन है। बस नंबर आपके भी दिख रहा होगा, 6 नंबर की क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या नंबर क्वेश्चन यही है कि हे भगवान, तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फिर दीजिए या फेर दीजिए। पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। उपर्युक्त गद्यांशों का संदर्भ लिखिए। यानी ख नंबर क्वेश्चन है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, यानी जिसके शब्द के अंदर अंडरलाइन किया गया है उसकी व्याख्या करना है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। अब हम इन तीनों का आपको आंसर अच्छे से देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए और जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको बता रहे हैं पूरे रट के जाइए, नहीं पछताने का मौका मिलेगा। और सभी विद्यार्थियों के प्रति शेयर कर दीजिए जहाँ तक हो सके, ताकि सभी विद्यार्थी पढ़ लें, उनको भी परेशानी ना हो। तो आप उत्तर में हेडिंग डालकर बताइए संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। अथवा निम्नलिखित ये भी लिख सकते हैं, पाठ का नाम ममता, लेखक का नाम श्री जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब आपको संदर्भ बता दिए और जो क्वेश्चन कहा है उसका आंसर अब बताएंगे। ब नंबर पे आप बताइए, रेखांकित यानी अंश की व्याख्या करना था। तो आप बताइए, अंश की व्याख्या करिए। अंडरलाइन के प्रति वाला जो बताया गया था, लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तब वह हतप्रभ हो गई और वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती है कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं? भगवान की इच्छा के विरुद्ध
आपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या आप बताइए। ये थाल में रखे हुए सुवर्ण के सिक्के जो कि ममता के पिता ने शेरशाह से उत्कोच यानी घूस के रूप में स्वीकार किए थे, उनकी चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही है और ममता का मानना था कि विधर्मियों से लिया गया घूस का धन विपत्ति का साधक होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब जो क्वेश्चन कहा यही था कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। तो अब उस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। ध्यान से देखिए, ये 100% फंसेगा विद्यार्थियों, पढ़ लीजिएगा। तो 100 नंबर क्वेश्चन था, तो आप आंसर यही देंगे कि अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच के रूप में लिए गए सुवर्ण के सिक्के ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। ठीक है, ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है ये आपके पेपर सेट में नहीं पूछा है और फिलहाल भी हमने क्वेश्चन बनाया है और क्वेश्चन वो फंस सकता है। जहाँ तक उम्मीद है क्वेश्चन यही बन सकता है, गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो आप बताइए कि प्रस्तुत गद्यांश में ममता के पिता द्वारा विधर्मी शेरशाह से घूस लेने के कार्य को ममता ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। इतना आप बता दें, खट से आपको 6 नंबर एग्जामिनर खुशी दे देगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ऐसे ही पढ़ते रहिए। आप प्रश्न 2 का अथवा है क्वेश्चन, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें आगे बताते हैं क्या है, हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें और नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकारी या हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी कर सकती है। तो आपके बीच क्वेश्चन है ए नंबर, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ब नंबर क्वेश्चन है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, यानी जो जिसके शब्द के अंदर लाइन में अंडरलाइनिंग की गई हो उसकी व्याख्या करनी है। 6 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से हो सकता है, इस शक्ति का प्रयोग किस भावना से किया जाना चाहिए। क्वेश्चन है, इसको भी आपको सब क्वेश्चन का आंसर अच्छे से सॉल्व कराएंगे। ध्यान दीजिए आगे। वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक कर दीजिएगा और नहीं चलेगी तो डिसलाइक करिएगा, लेकिन सभी मित्रों के प्रति शेयर कर दीजिए। समय ज़्यादा नहीं है, ताकि सभी विद्यार्थी अपने परीक्षा में अच्छा अंक हासिल करें। ठीक है, आप उत्तर में हेडिंग डालकर बताइए संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्धृत है। अथवा निम्नलिखित इससे भी लिख सकते हैं कि पाठ का नाम भारतीय संस्कृति, लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इतना आप लिखें, खर्च से 2 नंबर मिल जाएगा आपको संदर्भ में। तो अब आपको बताना है जो भी क्वेश्चन कह रहा है। अब आपको वह में बताना है उत्तर में कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना, यानी प्रस्तुत गद्य अंश में लेखक कह रही है यह रहा है कि वर्तमान युग विज्ञान की उन्नति का युग है और विज्ञान की उन्नति से मनुष्य को असीमित शक्ति प्राप्त हो गई है, किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इस शक्ति का उद्देश्य उपयोग एक व्यक्ति अथवा समूह के उत्थान के लिए तथा दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में हो रहा है। लेखक का कहना है कि समाज में या राष्ट्र में ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए जिससे विज्ञान की शक्ति के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए अहिंसात्मक त्याग की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या में आप कह सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि यदि विज्ञान की शक्ति पर प्रेम और अहिंसा जैसे नैतिक मूल्यों का नियंत्रण नहीं लगाया गया
तो वह मानव का हित नहीं कर सकती और नैतिक बंधन के लिए विज्ञान की असीमित शक्ति सीमित हो सकती है और उसका उपयोग विनाश के लिए न कर निर्माण के लिए। और आगे आप बता सकते हैं किया जा सकता है। और आज विज्ञान की शक्ति को कल्याण की दिशा में प्रेरित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इतना आपको लिख देना है। उसके बाद जो क्वेश्चन कह रहा है आपको वो बताना है। अब स के उत्तर में आप बताएंगे विज्ञान के द्वारा प्रदत्त अतुलनीय शक्ति का उपयोग एक समूह और व्यक्ति के उत्थान तथा दूसरे समूह और व्यक्ति का पतन करने के लिए हो सकता है। इस शक्ति का प्रयोग अहिंसात्मक त्याग की भावना से किया जाना चाहिए। ठीक है, आपका जैसा क्वेश्चन कहे वैसा आप उत्तर देंगे। खट से आपको 6 नंबर एग्जामिनर दे देगा बिना कहे सुने। और एग्जामिनर को भी प्रभावित पड़ेगा कि विद्यार्थी ने कितने अच्छे से मेहनत करके लिखा है, इसको क्यों ना पूरा का पूरा नंबर दिया जाए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं, पढ़ लीजिएगा, नहीं पछताने का मौका मिल जाएगा विद्यार्थियों।